अगर हम एक हीट इंजन बनाना चाहते हैं तो हम क्या चाहेंगे, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी हम जो हीट देते हैं उसका कन्वर्शन टू वर्क ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसमें हम कैसी प्रोसेस कर पाएंगे, तो हम उसमें साइक्लिक प्रोसेस करेंगे। ये साइक्लिक प्रोसेस हमने पहले स्टडी की है। जिस पैरामीटर से हम स्टार्ट करेंगे P1, V1, T1, उसी पैरामीटर पर वापस आएगी और चेंजेस होने के बाद P, V और T के चेंजेस होने के बाद उसी पर वापस आएगी और इस पूरी प्रोसेस में उसमें से कुछ वर्क आउटपुट हमको मिलेगा। ये वर्क आउटपुट क्या होता है? वर्क आउटपुट मतलब कि जो प्रोसेस हो रही है उसमें कुछ हीट वर्क में कन्वर्ट होगी और वो वर्क हमारे यूज के लिए होगा। दैट इज हाउ वी आर कन्वर्टिंग हीट टू वर्क। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज मीन बाय कन्वर्शन ऑफ हीट टू वर्क। ठीक है, तो हीट अपने एक रेगुलर चैनल से Q1 निकलेगी और Q2 रिजर्वायर में जाएगी, लेकिन उसमें से कुछ हीट किसके थ्रू जाएगी? हमारी मशीन के थ्रू, एंड दैट इज द वर्क डन। और ये वर्क डन हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज Q1 माइनस Q2। अब ये हीट इंजन में कितना वर्क होता है, उसकी कितनी एफिशिएंसी होती है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन कार्नोट ने की थी। कार्नोट ने ये बताया कि अगर हम एक इंजन को, हीट इंजन को ऑपरेट करते हैं, फिर से सुनिए, कार्नोट ने ये बताया कि अगर हम हीट इंजन को ऑपरेट करते हैं तो वो हमको ज्यादा से ज्यादा कितना वर्क दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम पॉसिबल। ये उसने हमको डिजाइन करके दिखाया, कैलकुलेशन करके दिखाई कि एक हीट इंजन जो ऐसे ऐसे दो प्रेशर के बीच में, ऐसे दो वॉल्यूम के बीच में, ऐसे दो टेम्परेचर के बीच में काम करता है, वो हमको कितना वर्क करके दे सकता है। अगर वो 100% एफिशिएंट है तो मशीन 100% एफिशिएंट है तो इतना वर्क करके देगी, उससे ज्यादा तो वो देगी नहीं। ये प्रिंसिपल उस प्रिंसिपल से अलग है, किससे? कि 100% हीट को आप 100% वर्क में कन्वर्ट कर लेंगे। उसको तो हम पहले छोड़ दिए कि 100% हीट को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब कार्नोट ने हमको क्या बताया कि ठीक है, आपने 50 जूल हीट एनर्जी ली, फिर से हमारे पास पेट्रोल से या किसी भी चीज से हीट 100 जूल आई, उस 100 जूल में 40 जूल पर हमने वर्क किया, 60 जूल हमने कहां निकाल दी? एटमॉस्फेयर में। वो जो 40 जूल हमने ली उसको हमारी मशीन ने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो 40 जूल से 40 जूल वर्क हुआ क्या? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं। उस 40 जूल से भी हमारी मशीन जो वर्क करके देती है 20 जूल, 10 जूल, 30 जूल, ये क्या है? उस मशीन की एफिशिएंसी। तो 40 जूल लेकर 40 जूल जो मशीन काम करे वो मशीन कार्नोट इंजन है, और कार्नोट इंजन होता नहीं। तो फिर क्या है कार्नोट इंजन? कार्नोट इंजन एक थ्योरी है, एक थ्योरेटिकल इंजन है। कार्नोट ने हमको बताया कि इस तरह से टेम्परेचर चेंज होंगे, प्रेशर चेंज होंगे, वॉल्यूम चेंज होगी, तो देखिए ये हमको इतना वर्क करके देगा, इतने टेम्परेचर चेंज, इतने वॉल्यूम चेंज में, इतने प्रेशर चेंज में इतना वर्क करके देगा। अब हमने भी वही सब कुछ किया, वही सब कुछ किया, हमारा वर्क उससे कम आता है, तो हमने एक थ्योरम बना लिया, कार्नोट थ्योरम। ये क्या था? दैट नो मैकेनिकल इंजन कैन वर्क with as much efficiency as कार्नोट इंजन। ठीक है, लेकिन कार्नोट इंजन कितना काम करता है, उसके लिए हम एक थ्योरी पढ़ते हैं, दैट इज कार्नोट इंजन थ्योरी। और कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन में क्या होता है? कार्नोट इंजन में हम हीट को लेते हैं और वर्क करवाते हैं, हीट की कैलकुलेशन करते हैं, वर्क की कैलकुलेशन करते हैं, और कितनी हीट खर्च होकर कितना वर्क हमको मिलता है उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, सो दिस विल स्टार्ट नाउ।
कार्नोट इंजन किस तरह से काम करता है। तो कार्नोट इंजन काम करने के लिए हमने कुछ चीज़ों के बारे में सोचा कि इंजन के पार्ट्स क्या क्या होने चाहिए। तो इंजन के पार्ट्स सोचने के लिए देखिए उसके मैं पार्ट्स बनाता हूँ। कार्नोट इंजन में जो सबसे पहली चीज़ है हमारी हीट का सोर्स, दैट इज हॉट रिजर्वायर, सोर्स ऑफ हीट। तो उसको मैंने यहां पर बनाया, ये एक सोर्स ऑफ हीट है। सोर्स और इसका टेम्परेचर है T1। ये जो रिजर्वायर है, सोर्स ऑफ हीट है, इसकी एक स्पेशलिटी है। थ्योरेटिकल है इसलिए हम इसको कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक दे सकते हैं। हमने इसको ये कैरेक्टरिस्टिक दी कि इससे आप जितनी भी हीट ले लीजिए इसका टेम्परेचर कम नहीं होगा। ये इस तरह का सोर्स हमने सोचा। क्या प्रैक्टिकली ऐसे सोर्स होते हैं? सन में आपने एक बर्तन रखा, बर्तन गर्म हुआ, आपको हीट मिली, धूप का टेम्परेचर कम हुआ क्या? नहीं हुआ। आप 10 बर्तन रख दो, सन को क्या फर्क पड़ता है? उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता। समझ में आ रहा है? ये क्या चीज है? हमारा सोर्स। इस तरह का सोर्स है जिसका टेम्परेचर नहीं बदलता। अच्छा ठीक है, वो तो भगवान है, ऐसा कर सकता है, हम लोग भी कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल जलता है, इंजन में पेट्रोल जला, उसका टेम्परेचर आया 120 डिग्री। ठीक है, मोटरसाइकिल आगे बढ़ी और पेट्रोल आया, फिर जला 120 डिग्री, और पेट्रोल आया 120 डिग्री। 1 घंटे तक हम मोटरसाइकिल चलाते रहे, 1 घंटे तक हमारे इंजन का टेम्परेचर क्या रहा? 120। तो हमारे सोर्स का टेम्परेचर जिससे हम हीट ले रहे हैं कैसा है? कांस्टेंट। और हम उससे लगातार हीट लेते जा रहे हैं और उसका वर्क में कन्वर्ट करके मोटरसाइकिल चलाते जा रहे हैं। इसलिए देयर इज नो वंडर अबाउट इट, ऐसे सोर्स हो सकता है। ठीक है, ओके। तो ये हम एक ऐसा सोर्स डेवलप करेंगे। फिर से व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ दिस सोर्स? Any amount of heat can be taken from it and its temperature will not reduce. ये दूसरा, हम एक और यहां पर रिजर्वायर बनाते हैं। This is sink। इस सिंक का टेम्परेचर है T2। इस सिंक की क्या स्पेशलिटी है? इस सिंक की ये स्पेशलिटी है कि इसके ऊपर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखिए जिसका टेम्परेचर T2 से ज्यादा है। फिलहाल T2 T1 के कंपैरिजन में छोटा है, T1 इज लार्जर देन T2। तो यहां से कोई चीज गर्म करके यहां रखेंगे तो क्या होगा? उसकी हीट इसमें चली जाएगी। ओके, तो सिंक लोअर टेम्परेचर पर है और ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। इसकी स्पेशलिटी ये है कि आप कितनी भी हीट एब्जॉर्ब कराइए इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो ये दोनों एमएसटी को नहीं मानते। एमएसटी क्या कहता है? आप हीट दीजिए टेम्परेचर में चेंज आएगा ही आएगा। ये दोनों नहीं मानते। क्यों? क्योंकि इनका एम बहुत बड़ा है। मास इज सो लार्ज कि आप छोटा मोटा क्यू दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सिंक है, ये भी थ्योरेटिकल है, ये भी थ्योरेटिकल है, लेकिन प्रैक्टिकली इसके एग्जांपल हमको मिलते हैं। बताइए सिंक क्या होता है? दो चीजों को तो आप कम से कम जानते हैं। ओके, एक चीज है हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर। जैसे आप मोटरसाइकिल शहर में चलाते हैं, 50 मोटरसाइकिल चल रही, 100 चल रही है, 200 मोटरसाइकिल एक साथ चल रही है, शहर का टेम्परेचर बढ़ता है? नहीं बढ़ता, जबकि इतना पेट्रोल रोज जलता है। ठीक है, ओके। हम लोग तो बहुत अच्छा एग्जांपल इसका जानते हैं, हमारे यहाँ रोज 70,000 टन कोयला रोज चलता है। कितना गर्म हो गया शहर, अभी भी बिलासपुर से ठंडा। ठीक है, सो ये क्यों? क्योंकि सिंक, इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि सिंक का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। आप कितना भी हीट दीजिए उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा।
ऐसे ही एक और एग्जांपल है समुद्र, सी में इतना पानी है कि आप कोई भी गर्म चीज उसमें डालिए, आप उसको गर्म नहीं कर सकते, ठीक है। भले आप उसकी बजाज का हीटर लगाइए, एंकर का हीटर लगाइए, कोई भी हीटर लगाओ, आप उसको गर्म नहीं कर सकते। तो जितनी भी हीट वो सिंक कर लेगा उसका टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होगा। दीज आर टू स्पेसिफिकेशंस। अच्छा, उसके बाद हम एक वर्किंग सब्सटेंस लेते हैं। वर्किंग सब्सटेंस इस तरह का लेते हैं जो कि एक्सपेंड हो सके, क्योंकि एक्सपेंड होने में ही वर्क डन होता है। PV इज इक्वल टू W वर्क डन। तो एक ऐसा सिस्टम लेते हैं जो एक्सपेंड होकर वर्क कर सके, और उसके लिए शुरू से ही हम किस पे स्टडी करते आए, सिलेंडर और पिस्टन सिस्टम। ओके, तो हमने एक सिलेंडर और पिस्टन सिस्टम लिया और उसकी कुछ स्पेशलिटी है। उसकी स्पेशलिटी ये है कि ये सिलेंडर है, यहां पर इसके नीचे की ये सरफेस बनी हुई है, यहां से भी ये बंद है ऐसे, और इसमें से ये रॉड निकला और ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, यहां पर गैस भरी हुई है। ये जो गैस है, वी एज्यूम दैट दिस इज ए आइडियल गैस। आइडियल गैस यानी ये आइडियल गैस PV इज इक्वल टू RT फॉर्मूला को फॉलो करती है। ओके, दिस इज आइडियल गैस। आइडियल गैस के और बहुत सारे फीचर होते हैं, ये आपने पढ़े होंगे फिजिक्स या केमिस्ट्री में, कि अगर उसको दबाएंगे तो उसका पूरा का पूरा वॉल्यूम 0 हो सकता है, होता नहीं है, इसीलिए तो उसको आइडियल बोलते हैं। ओके, तो ये हम मानते हैं कि इसमें आइडियल गैस है। ओके, इसके सिलेंडर के ये वाले जो वॉल्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे वॉल एडियाबैटिक वॉल हैं। एडियाबैटिक यानी इंसुलेटिंग वॉल्स। ये वाली जो वॉल है, दिस वॉल, दिस कैन पास द हीट थ्रू इट, ट्रांसमिटिंग। तो ये कौन सी वॉल कहलाएगी? डायथर्मिक और कंडक्टिंग वॉल। और कंडक्टिंग, ये कंडक्टिंग वॉल है। ओके, इसके अंदर आइडियल गैस भरी है और ये पिस्टन ऊपर नीचे चलने के लिए फ्री है, यानी काम कौन करेगा? पिस्टन। ठीक, अगर हम काम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? पिस्टन को दबाएंगे, और अगर गैस काम करेगी तो वो क्या करेगी? वो पिस्टन को उठाएगी। ये दोनों चीज समझ में आ रही है? वर्क डन बाय गैस, पिस्टन उठेगा। वर्क डन ऑन द गैस, पिस्टन को दबाया जाएगा। ओके, ये है हमारा वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस। तो अब हमारे हीट इंजन की बेसिक चीजें तैयार हो गई। हीट देने वाला, हीट एब्जॉर्ब करने वाला और वर्किंग सब्सटेंस Q1, Q2 और W, तीनों के एजेंट तैयार हो गए। हाँ, एक छोटे से काम के लिए हमने यहां पर एक इंसुलेटिंग पैड लगा दिया। दिस इज ए इंसुलेटिंग पैड। Insulating pad. So there is one source, one sink and one insulating pad, and there is a working substance. इनको लेके हमने काम स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने इसको इस सोर्स पर रखा। इस सोर्स पर रखने से ये इसको हीट मिलती है, Q1 हीट मिलती है और ये वर्क करता है। वर्क करता है मीन सॉरी, Q1 हीट मिली, इसमें एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन होने से वो क्या करेगा? एक्सपेंशन मीन्स वर्क इज डन। अच्छा, अब ये वर्क डन में इसका टेम्परेचर कितना होता है? तो आंसर है कि इसका वॉल्यूम, फिर से शुरू करते हैं। इसका वॉल्यूम पहले V1 था। जब हमने यहां पर इसको रखा तो इसमें एक्सपेंशन होता है और इसका टेम्परेचर T1 से T1 ही रहता है, क्योंकि T1 टेम्परेचर कम नहीं होता।
भले वो उसको हीट देता है वर्किंग सब्सटेंस को, T1 टेम्परेचर कम नहीं होता। अब अगर यहाँ पर हमने इसको रखा और इसका टेम्परेचर T1 है, थोड़ी देर बाद भी देखा T1 है, उसके बाद भी देखा T1 है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, आइसोथर्मल या एडियाबैटिक? जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है दैट इज आइसोथर्मल। ठीक है, तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल है। इस आइसोथर्मल प्रोसेस में इसने हीट एब्जॉर्ब की, उस हीट के कारण इसका वॉल्यूम एक्सटेंड हुआ। अगर इसका वॉल्यूम बढ़ गया देन गैस इज डन, सॉरी वर्क इज डन ऑन द गैस और बाय द गैस, वर्क इज डन बाय द गैस। ओके, तो यहां पर जब हम सोर्स पे रखते हैं तो वर्क इज डन बाय द गैस, बाय विच प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर से हमारा मैकेनिकल स्टेप क्या है, पुटिंग द वर्किंग सब्सटेंस ऑन सोर्स T1, एक्शन क्या हो रहा है, देयर इज एक्सपेंशन। ठीक है, चार चीजें आपको याद रखनी है, ये मैं आपको ओरल बता रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। तो हमने मशीन को, वर्किंग सब्सटेंस को कहां रखा है, सोर्स T1 पर। एक्शन क्या हो रहा है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस एंड द गैस इज एक्सपेंडिंग। The gas is expanding after absorbing the heat. In that case, work is done. Work is done by the gas. जब ये गैस पर वर्क डन होता है तो कितना वर्क होता है, तो आंसर है जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ज्यादा वर्क होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला हमको मालूम है, हम लोग पहले कर चुके हैं, उसको हम लिख सकते हैं। हम इसका एक इंडिकेटर डायग्राम बनाना चाहते हैं। उस इंडिकेटर डायग्राम के लिए हमने ये दो एक्सिस बना दिए। इंडिकेटर डायग्राम के लिए कौन कौन से एक्सिस बनते हैं, P और V। इसका कुछ पहले प्रेशर था, कुछ वॉल्यूम था। जैसे हमने इस पे रखा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। इसका जो पहले प्रेशर और वॉल्यूम था, इतना प्रेशर था और इतना वॉल्यूम था, दिस V1, और ये इसका प्रेशर था P1। ये उसका इंडिकेटर है हमारे डायग्राम पर। जैसे ही हमने इसको इसमें रखा, हमने क्या देखा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। जब इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर का क्या होगा, उसके वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण उसका प्रेशर डिक्रीज होने लगा। तो प्रेशर इसका थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। दिस इज फर्स्ट स्टेप। ओके, उसको नोट भी कर लेते हैं। फर्स्ट में गैस कहां है, गैस ऑन सोर्स। हो क्या रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज। कहां से कहां इंक्रीज हुआ, V1 से V2। प्रेशर का क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज, P1 से P2। टेम्परेचर का क्या होगा, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट, क्योंकि जब तक ये चीज सोर्स पर रखी हुई है तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बदल सकता। क्या टेम्परेचर रहेगा उसका, परमानेंट T1। तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो ये कौन सी प्रोसेस हुई, आइसोथर्मल। और एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन है, एक्सपेंशन, वॉल्यूम इंक्रीज, इसको हम देखेंगे। सो व्हाट इज दिस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है तो हम गैस पर वर्क कर रहे हैं या गैस हमको वर्क करके दे रही है, यस, गैस हमको वर्क करके दे रही है, क्योंकि गैस एक्सपेंड होती है, पिस्टन को प्रेस करती है और हमको वर्क करके देती है। हाउ मच वर्क इज गिवन बाय द गैस,
वर्क डन बाय गैस W1, इसका फॉर्मूला हमको मालूम है, दैट इज म्यू RT1 और log V2 अपॉन V1। ये log बेस E है, log V2 अपॉन V1। दिस इज वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, इसका इंडिकेटर डायग्राम यहां से वॉल्यूम फैलेगा और ये वॉल्यूम फैल के ये इसका इंडिकेटर डायग्राम बन गया, यहां तक वॉल्यूम आ गया। ये A B और B के पैरामीटर्स क्या हैं? P2 V2 टेम्परेचर T1, यहां पर P1 V1 T1, P1 V1 T1, P2 V2 T1, क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर नहीं बदला। ये आ गया। अच्छा, ये इसका इंडिकेटर डायग्राम हो गया। अगर ये इसका इंडिकेटर डायग्राम है तो इस इंडिकेटर डायग्राम के अनुसार वर्क डन कितना होता है? Work done is given by pressure multiplied by volume. Change in pressure, change in volume. देखिए, this is change in pressure, this is change in volume. This multiplied by this is area. So area under indicator diagram gives the work done in the process. ठीक है, ये हमने अगर पहले नहीं किया है तो अभी याद रखिए, वर्क डन इन द प्रोसेस किससे निकालना है? एरिया अंडर द इंडिकेटर डायग्राम। तो ये वर्क हमको किसने करके दिया? गैस ने करके दिया। कितना वर्क करके दिया? ये हमने लिखा एरिया ABCD। तो ये आया वर्क डन बाय गैस W1, ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और ये वाला उसका ग्राफिकल एक्सप्रेशन। ये वर्क डन हमने दोनों में निकाल दिया। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट प्रोसेस हुई। इसको नोट कर लीजिए। इसमें हम 4 स्टेप करते हैं। जब आप इसको याद करेंगे, हर एक स्टेप में हम कितनी इंफॉर्मेशन देंगे। पहली इंफॉर्मेशन गैस कहां पर है, दूसरी इंफॉर्मेशन वॉल्यूम का क्या चेंज, तीसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस का क्या चेंज, चौथी इंफॉर्मेशन टेम्परेचर में क्या चेंज, पांचवी इंफॉर्मेशन एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है, छठवीं इंफॉर्मेशन वर्क डन का एक्सप्रेशन, सातवीं इंफॉर्मेशन ग्राफ और ग्राफ बनाना है। ये 8 चीजें आपको हर प्रोसेस में करनी है, लेकिन कोई टाइम भी लगेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगी। अब दूसरा सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ये वर्किंग सब्सटेंस को उठा के पैड पर रख देते हैं। जब हम इस वर्किंग सब्सटेंस को पैड पर रखेंगे तो क्या होगा कि ये हमने इसको ऐसा रखा, ये अब ये जो नीचे इसकी कंडक्टिंग प्लेट थी उसके नीचे कौन आ गया? इंसुलेटर। अब इधर से भी इंसुलेट हो गया। अब ये जो हमारे पास ये जो वर्किंग सब्सटेंस है गैस, इस गैस के इधर 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 और इधर चारों तरफ कैसा है? इंसुलेशन। हीट निकलने का कोई साधन नहीं है। ऐसे में जो भी प्रोसेस हो रही होगी वो क्या हो रही होगी? एडियाबैटिक या आइसोथर्मल? एडियाबैटिक। तो ये प्रोसेस कौन सी हो रही है? एडियाबैटिक। तो अभी भी इसमें एक्सपेंशन हो रहा है। जो एक्सपेंशन इसकी हीट के कारण हुआ वो अभी भी इसमें हो रहा है, तो वो एक्सपेंशन को हम क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो जो एक्सपेंशन की प्रोसेस होती है वो एक्सपेंशन की प्रोसेस आइसोथर्मल भी होती है और एडियाबैटिक भी होती है। इसलिए हम एक्सपेंशन में दोनों प्रोसेस के वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं।
ये भी और ये भी। यहां पर जब एक्सपेंशन होगा तो क्या चीज और बदलेगी? आंसर है कि यहां पर जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, ऑफ कोर्स। दूसरा, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने से टेम्परेचर का क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम बढ़ाओ तो टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि बाहर से कंपनसेट करने के लिए कोई टेम्परेचर, कोई हीट नहीं आती। आइसोथर्मल में हमको बाहर से सपोर्ट रहती है सराउंडिंग से, इसमें बाहर से कोई सपोर्ट नहीं है, इसमें यहां से सपोर्ट थी। अगर ये फैलता है तो इसको और हीट चाहिए, यहां से मिलती है। ये अगर अब फैलता है तो इसको इधर से कोई हीट नहीं मिलती है, इंसुलेशन। इसलिए फैलने के लिए ये हीट कहां से लेता है? अपने से। अगर वो अपनी स्पेसिफिक हीट में से, अपने हीट कंटेंट में से हीट लेके वर्क करके एक्सपेंड हो गया तो उसका अपना टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये हम लोग एडियाबैटिक वाले उसमें लॉ में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबैटिक में क्या होता है। तो एडियाबैटिक में जब हमने डेल्टा क्यू को 0 किया था तो हमारा रिजल्ट क्या आया? दैट PV इज इक्वल टू -mst, यानी वॉल्यूम बढ़ाएंगे टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो यहां पर ये जो वॉल्यूम बढ़ रहा है ये अभी भी इसमें बढ़ रहा है, लेकिन अब इसके बढ़ने का रिजल्ट क्या होता है? टेम्परेचर डाउन हो जाता है। यहां पर बढ़ने का रिजल्ट टेम्परेचर डाउन नहीं होता, क्योंकि ये उसको हीट दे रहा है। तो ये हीट दे के इसने इसका इंक्रीज करना शुरू किया और ये ऐसा ऊपर जाते जा रहा है, इसको उठा के हमने यहां रख दिया। अब भी ऊपर जाते जा रहा है, लेकिन अब अगर ये ऊपर जाएगा तो इसके टेम्परेचर का क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, वॉल्यूम अब भी बढ़ गया। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। क्योंकि इसमें हीट का आना जाना बंद हो गया है, वी विल कॉल इट एडियाबैटिक एक्सपेंशन, क्योंकि अभी भी इसमें एक्सपेंशन ही हो रहा है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, वॉल्यूम V2 से बढ़ के V3 हो गया वॉल्यूम। प्रेशर इसका P2 से डिक्रीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज P2 से P3। और टेम्परेचर, इसने एनर्जी अपनी खर्च की, एडियाबैटिक में एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है। सो टेम्परेचर डिक्रीज, T1 से चेंज होके T2, ये आ गया। अब इंडिकेटर डायग्राम देखिए। इंडिकेटर डायग्राम में ये तीनों चीजें हमने शो करनी है एंड इट इज शोन बाय दिस। ये वाला प्रेशर इससे कम हो गया P3, वॉल्यूम इससे ज्यादा हो गया V3, टेम्परेचर यहां हमने लिख दिया T2। ये हमको नया पॉइंट मिला ABCD, इसको हमने लिख दिया E। तो ये E पॉइंट पहुंचा, तो इसमें कर्व कौन सा है? BE। इसमें कर्व कौन सा था? AB। अभी BE। अब इसमें वर्क डन कितना हुआ? ओके, ये वर्क डन जो है दिस W2, ये जो हमने किया था V1 से V2 था, तो इसको हम बोलेंगे वर्क 1 to 2। अब जो हम वर्क करेंगे दैट वर्क विल बी W2 to 3। ये वर्क 2 to 3, इसके लिए हम एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क होता है उसका जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था उसको हम यूज करेंगे। फिर से वही चीज है μRT जो उसमें था, लेकिन इसमें टेम्परेचर बदलता है, सो वी विल राइट इट μR
दैट इज T1 माइनस T2, ये म्यू आर टी, और एक छोटा सा फैक्टर नीचे आ जाएगा एंड दैट इज गामा माइनस 1, गामा माइनस 1। ये इसकी सेकेंड प्रोसेस हो गई। दिस इज वर्क डन। ग्राफिकली ये वर्क डन कितना हुआ? अच्छा, ग्राफिकली दिस वर्क डन इज, तो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ किया, ओके, दिस इज BEFC, ये एरिया है, दिस इज द वर्क डन। हाँ, वर्क गैस ने किया या हमने गैस पर काम किया? गैस में एक चीज मैं लिखना भूल गया, इसमें क्या हुआ था? एक्सपेंशन। इसमें भी क्या हुआ? एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन होने से क्या होता है? वर्क डन बाय गैस, राइट? सो वी शुड राइट इट, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस, इट इज दिस। और ग्राफिकली ये वर्क डन कितना है? BEFCB, BEFCB, this is work done by in this adiabatic process। हाँ जी, ये नोट हो गया। अब थर्ड स्टेप, देखिए थर्ड स्टेप में पहले फिजिकल एक्शन हमने क्या किया? फिजिकल एक्शन हमने ये किया कि इसको उठा के यहां पर रखा। क्यों? जितना एक्सपेंशन होना था हो गया। एक्सपेंशन दो तरह से हो सकते थे, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी हो चुका, एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी हो चुका। जितना गैस को फैलना था फैल गई, और जितनी गैस फैली उतना क्या हुआ? वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस, दिस इज ऑल्सो वर्क डन बाय गैस। ये दोनों हो गए। तो गैस ने जितना वर्क करना था कर दिया, पिस्टन को जितना फैलना था फैल गया, उसने वर्क करके दे दिया। अब हम चाहते हैं कि ये दोबारा काम करे और वर्क करके दे, तो दोबारा काम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसको अपनी पुरानी कंडीशन में पहुंचाना पड़ेगा। पुरानी कंडीशन में पहुंचाने के लिए अभी तक क्या हो चुका है? उसका वॉल्यूम V1 से बढ़कर V3 तक फैल चुका है, तो हमको उसको वापस लाना पड़ेगा V1 पर। अगर हम उसको V1 पर वापस लाना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे? हम वर्क करेंगे उस पर। और नाउ व्हाट वी विल स्टार्ट? कंप्रेशन। कंप्रेशन इज व्हाट? वी आर प्रेसिंग द गैस, वी आर डूइंग वर्क ऑन द गैस, और अब हम कंप्रेस करके उसको वापस V1 तक लाएंगे। जब हम ये कंप्रेशन करेंगे तो हमारी इस प्रोसेस में उसके अंदर की हीट का क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है। अगर टेम्परेचर नहीं चेंज होता है तो हम बोलेंगे हम कैसा कंप्रेशन कर रहे हैं? आइसोथर्मल। और अगर बढ़ता है तो हम क्या बोलेंगे? कैसा कंप्रेशन कर रहे हैं? एडियाबैटिक। तो हम दोनों तरह के, हमने कंप्रेशन किया, दोनों तरह के कंप्रेशन हो गए, दोनों तरह के कंप्रेशन हो गए, यानी आइसोथर्मल भी हो गया और एडियाबैटिक भी हो गया, और हम उसको कहां पर ले आए? V1। इसको लाने के लिए हम ये मानते हैं कि हमने जो कंप्रेशन किए, दो तरह के कंप्रेशन किए, आइसोथर्मल और एक एडियाबैटिक। उन दोनों को हम फिर से बारी बारी से लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 3, दिस विल बी आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में वॉल्यूम का क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज। प्रेशर का क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज। चूंकि ये आइसोथर्मल है इसलिए टेम्परेचर का क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज होता है। कहां से कहां? V2 से V3। प्रेशर इंक्रीज होता है
P2 तक हम आ गए थे, अब नया प्रेशर क्या मिलेगा? P3, नया प्रेशर P3। ये और टेम्परेचर का क्या होगा? बिकॉज इट इज आइसोथर्मल, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर T2 कांस्टेंट। इंडिकेटर डायग्राम हमने बनाया, ये इसका इंडिकेटर डायग्राम इस तरह से बना। थोड़ा सा इसको करेक्ट करेंगे, कभी भी इससे नीचे नहीं जाना चाहिए पॉइंट, इट शुड ऑलवेज बी हायर। तो इसका वॉल्यूम V3 से चेंज होकर, सॉरी V3 आ चुका था, V3 से चेंज होकर कितना हो गया? V4। दिस इज V4। प्रेशर इसका इंक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज कहां से? P3 से P4, P3 से P4। सो दिस इज P4, दिस इज V4 और टेम्परेचर T2, टेम्परेचर T2 ये आ गया। ठीक है, ये सारे चेंजेस आ गए और ये कौन सा हो गया? आइसोथर्मल। अब इसमें वर्क, तो वर्क डन। अब मुझे यहां क्या लिखना है? बाय द गैस की ऑन द गैस? गैस। कंप्रेशन में, कंप्रेशन के साथ क्या जुड़ा होता है? ऑन द गैस। वर्क डन ऑन द गैस। वर्क डन ऑन द गैस दो तरीके से बताएंगे, एक फॉर्मूला लिख के और एक ग्राफ से। तो वर्क डन ऑन द गैस, आइसोथर्मल का हमने वर्क डन बताया। आइसोथर्मल के वर्क डन बताने में हमने इसको लिखा, वर्क डन इज इक्वल टू म्यू आर T2, क्योंकि इसका टेम्परेचर T2 है, एंड लॉग बेस E, और ये हो जाएगा वॉल्यूम का चेंज। वॉल्यूम का चेंज कहां से कहां हुआ? V3 से V4। सो वी विल राइट इट log V4 upon V3, V3। दिस इज वर्क डन। पहले वर्क डन क्या हुआ था? देखिए, V2 upon V1, इनिशियल टू फाइनल। इस प्रोसेस में इनिशियल टू फाइनल फॉर्मूला वही यूज करना है, सिर्फ अंतर क्या हो गया? इनिशियली इट वाज वर्क डन बाय द गैस, अभी है वर्क डन ऑन द गैस। इसका इंडिकेटर डायग्राम ग्राफिकली देखिए, यहां E F, इस पॉइंट का एक नाम देते थे EFGH, EFGHE, एरिया ऑफ EFGHE। This is work done on the gas by isothermal process. उसके बाद अभी तक ये V1 तक नहीं पहुंचा, तो हमने इसको जल्दी से और दबाया तो एडियाबेटिक प्रोसेस हो गई। क्विक किया तो जब हम इसको दबाते हैं उसमें स्लो भी है और क्विक भी है, दोनों हो सकते हैं। तो ये स्लो वाला पार्ट है और क्विक वाले पार्ट में दैट विल बी नंबर 4। ओके, नंबर 4 में यही लिखता हूं 1 2 3, आई विल राइट हियर नंबर 4। प्रोसेस नंबर 4 ये था, फिर से एडियाबेटिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एंड दिस विल बी एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो याद रखिए, ये प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3, एंड दिस इज प्रोसेस नंबर 4, एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये एडियाबेटिक कंप्रेशन कहां होता है? तो ये वाले जो दोनों हैं,
आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन, इसके लिए हम इसको यहां रखते हैं। मुझे पहले यहां बनाना चाहिए था, इट इज हियर। ओके, यहां पर हम कौन कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं? फर्स्ट यहां हुई, सेकंड यहां हुई, थर्ड और फोर्थ दोनों यहां पर नहीं, थर्ड और फोर्थ यहां नहीं हो सकती। थर्ड क्या होती है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दीजिए। यहां पर जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में इसका टेम्परेचर ठंडा होकर कहां पहुंच गया? T2। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने यहां लिखा नहीं है, यहां आपको लिखना है क्या किया? गैस ऑन सिंक, ये नोट कर लीजिए। गैस को कहां रखा? सिंक पर। सिंक का टेम्परेचर कितना है? T2। सिंक का टेम्परेचर T2। तो जब हमने गैस को यहां पर रखा और उसको दबाना शुरू किया, तो दबाने से हीट पैदा होती है, लेकिन जो भी हीट पैदा होगी वो कहां चली गई? सिंक में चली गई। जो भी हीट पैदा हुई वो सिंक में चली गई, और इसलिए इसका टेम्परेचर कैसा बना रहा? T2 बना रहा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये बात समझ में आई? दैट इज प्रोसेस नंबर 3। ठीक, अब प्रोसेस नंबर 4, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये कहां पर होगा? ऑन इंसुलेटिंग पैड। ऑन इंसुलेटिंग पैड, यहां से उठाकर हमने इसको यहां रखा और यहां रखकर फिर कंप्रेशन किया। पहले इसी में एक्सपेंशन किया था, अब इसमें कंप्रेशन किया। जो चीज यहां रख के की जाएगी वो कैसी होगी? एडियाबैटिक। तो ये एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ। एडियाबैटिक कंप्रेशन में कंप्रेशन शब्द के कारण हम समझ गए कि वर्क डन बाय या ऑन, वर्क इज डन ऑन द गैस। हम काम कर रहे हैं, गैस पर काम कर रहे हैं। सो एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑन इंसुलेटिंग पैड। वॉल्यूम का क्या होगा और प्रेशर का क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज कितना हो गया? वॉल्यूम पहले कितना पहुंच चुका था? V4। V4 से कम होके हमने कहां पहुंचा दिया? V1, ओरिजिनल वॉल्यूम पे पहुंचा दिया। जैसे हर बार हमारा पिस्टन ऊपर एक पर्टिकुलर हाइट तक जाता है, हर बार एक पर्टिकुलर हाइट तक जाता है, वो हाइट क्या है? V1। तो ये V1 हमने इसको पहुंचा दिया। अच्छा, प्रेशर का क्या होगा? अगर हम वॉल्यूम को कंप्रेस करेंगे तो नेचुरली प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज P4 से इंक्रीज होके कितना हो गया? P1। P4 से इंक्रीज होके P1, और देयरफॉर टेम्परेचर भी कितना हो गया? वापस T1। एक आइडियल प्रोसेस में अगर हम P1 V1 को मेंटेन करेंगे तो टेम्परेचर को कितना हो जाना चाहिए? T1। ठीक है, तो इस तरह से टेम्परेचर T1 हो गया। तो इसका इंडिकेटर डायग्राम कहां से बना? H से लेके A तक, H A, ये इसका इंडिकेटर डायग्राम। तो पहले हमारी प्रोसेस ऐसे चली, फिर ऐसे चली, फिर इस तरह से, और फिर इस तरह से। तो यहां पे हमने 4 एरो लगा दिए which shows the process procedure, direction of process। अब ये एक बार वापस पहुंच गया,
तो ये हमने सारी चीजें लिख दी। P4 से P1 हो गया, टेम्परेचर T1 और HA इसका इंडिकेटर डायग्राम हो गया। अब इसमें वर्क डन कितना हुआ देखिए। वर्क डन को हमने इसमें लिखा, एडियाबैटिक में वर्क डन कितना होता है। इस 4 का मैं वर्क डन यहां लिख रहा हूं। वर्क डन, ये वर्क डन कहां हो रहा है, दिस इज स्टेप नंबर 4, W4। एडियाबैटिक प्रोसेस का जो वर्क डन होता है वही ये होगा। एंड दिस वर्क डन विल बी म्यू आर। टेम्परेचर चेंज कैसा हो रहा है, T2 to T1, T2 to T1, and this is to be divided by gamma minus 1। पहले टेम्परेचर T1 to T2, अब टेम्परेचर T2 to T1। दिस इज वर्क डन। ओके, इंडिकेटर डायग्राम में वर्क डन कितना हुआ, ये वाला है HGDA। HGDAH, ये वाला वर्क डन हो गया। ठीक, और वापस ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। अब हम कहां पहुंच गए हैं, इनिशियल कंडीशन। अब अगर हम इनिशियल कंडीशन पर पहुंच गए हैं तो अब हम अपना पूरा जमा खर्च करते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, वर्क इज डन ऑन द गैस एंड वर्क इज डन बाय द गैस। तो टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, तो आंसर है टोटल वर्क के लिए सबका टोटल कर देंगे। ओके, सबका टोटल कर देते हैं, दैट इज वर्क डन। हमने ये देखा, एडियाबैटिक के वर्क को देखिए। एडियाबैटिक का वर्क म्यू आर T1 माइनस T2 गामा माइनस 1, म्यू आर T2 माइनस TV गामा माइनस 1। ये दोनों एक्सप्रेशन एक जैसे, किस चीज का अंतर है, ये T2 माइनस T1 है और वो, अगर हम इसको T1 माइनस T2 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो ये प्रोसेस किसमें था, एक्सपेंशन में। एडियाबैटिक प्रोसेस में इतना वर्क हुआ, कंप्रेशन में एडियाबैटिक प्रोसेस में इतना वर्क हुआ, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में टोटल वर्क कितना हुआ, 0। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में टोटल वर्क क्या हो गया, 0। नोट कर लीजिए, इन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन इज 0। इन एडियाबैटिक वर्क डन इज 0। ये समझ आ गया। रिजल्टेंट वर्क इज 0। रिजल्टेंट वर्क का क्या मतलब होता है, ध्यान दीजिए। वर्क डन मतलब वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय अस। तो वर्क डन का टोटल 0 नहीं है, रिजल्टेंट 0। रिजल्टेंट समझ रहे हैं कि हमको ज्यादा वर्क मिला गैस से या हमने उसको ज्यादा दिया। आंसर क्या है, 0। जितना उसने काम करके हमको दिया था उतना ही हमने भी उस पर काम कर दिया, तो ये 0 हो गया। अब यही स्टॉक हम देखते हैं आइसोथर्मल में। आइसोथर्मल ने हमको कितना काम करके दिया, तो आइसोथर्मल ने हमको काम करके दिया, आइसोथर्मल दिस नंबर 1, ये वाला काम उसने हमको करके दिया। हमने आइसोथर्मल पर कितना काम किया, तो आंसर है हमने आइसोथर्मल पर जो काम किया दैट इज दिस। ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। इसलिए वर्क डन बाय द गैस इज नॉट इक्वल टू वर्क डन ऑन द गैस। तो इसमें बड़ा कौन है, तो इसमें हम देखते हैं वैल्यूज किसकी बड़ी है, तो V1 V2 की वैल्यूज बड़ी है और V3 V4 की वैल्यूज
उनसे छोटी, ऐसा किसका हो? दिख रहा है? तो जब हम उसको एक्चुअली इक्वेशंस में रखेंगे, वी विल फाइंड ये है, हाँ ये क्या है इसमें? T1, इसमें ये क्या है? T2। कौन बड़ा कौन छोटा? T1 बड़ा और T2 छोटा, इसलिए कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है? ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा। इसकी वैल्यू, ऊपर वाला एक्सप्रेशन किसका है? एक्सपेंशन, ये इसका है। ऊपर वाला एक्सप्रेशन किसका है? वर्क डन। नीचे वाला वर्क डन ऑन गैस। क्या ज्यादा है? वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर गैस ने वर्क डन 100 जूल किया है तो हम उसको P1 V1 में वापस पहुंचाने में जो वर्क करेंगे वो 100 जूल नहीं होगा, उससे कम होगा। कितना होगा? 60 जूल, 40 जूल, 80 जूल, पर उससे कम रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए इस एक साइकिल में वर्क किसके फेवर में रहा? टोटल नेट वर्क। गैस ने हमको वर्क करके दिया कि हमने गैस पर वर्क किया? गैस ने, हाँ, वर्क डन बाय द गैस इज मोर, वर्क डन बाय अस इज लेस। दैट इज वर्क डन ऑन द गैस इज लेस, वर्क डन बाय द गैस इज मोर। सो देयर इज सम गेन इन द वर्क डन। और ये जो गेन होता है, यानी ये जो वो वर्क करके देता है, ये वर्क किस पे किया? उसने पिस्टन चला के, और पिस्टन से हमने अपनी कार चलाई, हमने अपनी मोटरसाइकिल चलाई। इतने वर्क से हमारी मोटरसाइकिल चली। तो ये एक साइकिल हुआ। तो एक साइकिल में हमको वर्क का गेन कितना हुआ? लिखिए, देयरफॉर नेट वर्क डन बाय द गैस। ये सब आपने नोट कर लिया? ओके, नेट वर्क डन बाय द गैस। अब मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। नेट वर्क डन पर साइकिल इज इक्वल टू म्यू आर कॉमन P1 log V2 अपॉन V1 माइनस T2 log V4 अपॉन V2। ये आ गया नेट वर्क डन पर साइकिल। ठीक है, और ये नेट वर्क डन क्या है? गेन हमको मिला, दिस इज बाय गैस। इस तरह से कार्नो साइकिल ने हमको क्या बताया कि गैस हमको काम करके देती है और एक साइकिल में इतना काम करके देती है। अब इस काम को हम एरिया से कैसे निकाल सकते हैं? कितना? देखिए, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसमें गैस ने टोटल कितना वर्क किया? गैस ने टोटल वर्क किया इतना। ये यहां तक का वर्क ये किसने किया? इसके ऊपर कौन है? AB, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसने हमको इतना वर्क करके दिया, ये जो मैंने एरिया बनाया। एडियाबैटिक एक्सपेंशन इसने कितना वर्क करके दिया? तो आंसर है इसने इतना वर्क करके दिया, जो इसके नीचे का एरिया है, ये वाला एरिया। तो ये पूरा वर्क हमको गैस ने करके दिया एक साइकिल में, लेकिन हमने भी तो उस पर वर्क किया। हमने जब वर्क किया तो हमारी प्रोसेस E से H तक चली, तो इसके नीचे का जो वर्क है वो हमने किया उस पर। गैस डन ऑन, वर्क डन ऑन द गैस, ये वर्क हमने किया ऑन द गैस। उसके बाद जब एडियाबैटिक कंप्रेशन हमने जोर से किया, उस समय हमने इस पर वर्क इतना कर दिया। और
तो ये क्या है, वर्क डन ऑन द गैस, पूरा क्या था, वर्क डन बाय द गैस, तो ये क्या बचा, यस, दिस इज अवर गेन ऑफ द वर्क which is net work done by the gas in every cycle. तो ये है क्या, this is area of the cycle. What is this cycle? इसका हमने नाम रख दिया रेनॉल्ड्स साइकिल, ठीक है, सॉरी कार्नोट साइकिल, इसका नाम क्या रखा, कार्नोट साइकिल। A B E H A, A B E H A, और ये कार्नोट साइकिल हमको क्या देता है, वर्क डन पर साइकिल। एक बार कंप्रेशर ऊपर से नीचे उठा और फिर वापस अपनी जगह P1 V1 T1 पर गया, उतनी देर में इतना वर्क हमको मिलेगा। ये अब आप आगे जाके पढ़ेंगे 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन क्या होते हैं। ये 4 स्ट्रोक इंजन के लिए मैंने बताया 2 स्ट्रोक में ये काम 2 स्ट्रोक में हो जाता है, एक स्ट्रोक ऐसा और एक स्ट्रोक ऐसा। 4 स्ट्रोक में 1 2 3 4 बार इंजन चलते हैं, ये 4 बार काम होता है। एनीवे वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, हम लोग सिर्फ प्रिंसिपल को पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हर एक साइकिल में जब इंजन दोबारा पेट्रोल दोबारा जलने के लिए तैयार होता है, इतना वर्क हो चुका होता है, ठीक है। तो थ्योरेटिकली हमने देखा ये वर्क डन इसके एरिया के बराबर होता है। अब बताइए इसका एरिया बड़ा कब होगा, छोटा कब होगा। बड़ा तब होगा जब इसकी ये चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी। चौड़ाई ज्यादा किस पर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर T1 टेम्परेचर T2, इन दोनों में जितना डिफरेंस होगा उतना ये नीचे गिरता चला जाएगा। सो दैट इज ड्यू टू टेम्परेचर। अच्छा, फिर वो भी नहीं, क्योंकि हम इसमें टेम्परेचर का तो हमने ये नहीं लिया है, हमने इसमें क्या क्या लिया है, प्रेशर। तो इन दोनों की हाइट किस चीज का डिफरेंस दिखा रही है हमको, प्रेशर का डिफरेंस दिखा रही है। तो यानी जो हमारा इंजन जितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा P1 माइनस P2, जितना वो बड़ा होगा उतनी उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है और इसीलिए इंडिया में बने हुए इंजन सक्सेसफुल नहीं हो रहे, ठीक है। तो जब हम देखते हैं पावर कम पड़ती है, बाहर से लाके इंजन लगाते हैं, उस इंजन में क्या स्पेशलिटी होती है उसका आपको उसका अगर आप टेक्निकल डिटेल निकाल कर देखेंगे तो वो आपको बताएगा कि कंप्रेशन कितना डेवलप होता है उसके इंजन में, और उसी से पता लगता है कि कौन कितना ज्यादा एफिशिएंट है। अगर हमारे इंजन का प्रेशर डिफरेंस यहां से यहां तक क्रिएट होता है इतना, तो उसकी पर साइकिल आपको इतना वर्क मिलेगा, और अगर इतना प्रेशर डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं तो इतना मिलेगा। इसलिए इंजन की एक ही पिस्टन ब्लॉक की, एक ही इंजन की एफिशिएंसी कम या ज्यादा किससे हो सकती है कि हम कितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी चीजें बीच में आएंगी, कितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा कितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, वो आपने पीछे पढ़ा, एफिशिएंसी भी वो भी आएगा। उसके बाद जितनी ज्यादा ये चौड़ाई बढ़ती जाएगी उतना इसका एरिया बढ़ता जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं, वॉल्यूम भी बड़े से बड़ा हो, वॉल्यूम बड़े से बड़ा हो। 100 सीसी की मोटरसाइकिल ज्यादा पावर की 150, हाँ ये 150 क्या है, V3 माइनस V1, ये है 150। जो हम मोटरसाइकिल लेते हैं वो हमको दिखाता है कि जब एक पिस्टन ऐसे दबता है तो कितनी गैस को दबाता है, कितनी गैस को खींचता है, वो ये वॉल्यूम। यहां से V1 से स्टार्ट करेंगे V3 तक जाएगा, दिस इज 150 110 100 ऐसे। तो ये जितना ऐसा होता जाएगा हम देख रहे हैं वर्क डन कम होता जाएगा, इसीलिए उसकी ताकत कम होती है। तो दूसरी चीज किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर क्रिएशन पे। इसलिए आप देखिए कि प्रेशर डिफरेंस पे अगर ये डिपेंड करती है तो पुराने जो इंडियन इंजन आते थे
जैसे बजाज स्कूटर का इंडिया में जो इंजन बनता था वो उतना एफिशिएंट नहीं होता था। होंडा आया, आते ही मार्केट में छा गया। जबकि होंडा कितना सीसी वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट करता है, 100 सीसी, और उसके पहले जो हम बजाज स्कूटर यूज कर रहे थे 150 सीसी, लेकिन उसकी उतनी एफिशिएंसी नहीं आती। क्यों नहीं आती? हो सकता है वो उतना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं करता होगा, देयर मे बी सम डिफरेंस, बाकी चीजें भी होती है। और ओके, तो इस तरह से ये हमको बेसिक फंडामेंटल चीज बताता है कि इंजन की एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है। दिस इज कार्नोट साइकिल एंड दिस गिव्स अस हाउ मच वर्क इज डन पर साइकिल बाय द गैस। एक छोटी सी चीज और नोट कर लीजिए, कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम आप पढ़ चुके हैं, खाली उसका नाम देना है, कार्नोट थ्योरम। नो engine can do the work between given conditions, between given condition of pressure and temperature, between given conditions of pressure and temperature, as is done by Carnot's engine, as is done by Carnot's engine। ठीक है, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। इस कार्नोट इंजन में हमने फ्रिक्शन पर वर्क वेस्ट कितना लिया? 0। ऐसी कोई मशीन नहीं होगी, वर्क वेस्ट होगा ही होगा। हीट के लॉसेस इंजन से या दूसरी जगह से हमने कुछ नहीं किया, वो भी होंगे ही होंगे। देयर आर सो मेनी लॉसेस वी हैव नॉट टेकन इनटू अकाउंट। इसलिए जब हम प्रैक्टिकली इंजन बनाते हैं तो इतना एफिशिएंट इंजन कोई नहीं बनता। ठीक है, तो उसी को लेके ये कार्नोट थ्योरम बन गया, राइट? ओके।